अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस डिजिटल आर्ट को कितने में खरीदोगे, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि बीपल नाम का एक डिजिटल आर्टिस्ट इसी आर्ट को बनाकर मार्च 2021 में एक डिजिटल ऑक्शन में करीब 500 करोड़ रुपयों में बेच देता है। यही नहीं बल्कि ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने भी अपने पहले ट्वीट को करीब 18 करोड़ रुपयों में बेचा है। लेकिन सवाल उठता है कि इन आर्ट पीस को बेचा कैसे गया, तो इसका जवाब है यह 3 सिंपल लेटर NFT। जी हाँ, और यह वर्ड इंटरनेट की दुनिया में बड़ी ही तेजी से पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इस पूरी दुनिया में बीपल जैसे ही काफी लोगों ने NFT से सिर्फ हजारों या लाखों नहीं बल्कि $मिलियन की अर्निंग की है। लेकिन इन सिंपल सी दिखने वाली इमेज और मीम्स को खरीदने के लिए $मिलियन कौन देगा भाई, और कोई इन इमेज को खरीदेगा ही क्यों, जबकि यह इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। हर कोई इन आर्ट्स का स्क्रीनशॉट लेकर अपने डिवाइस में सेव कर सकता है, इन मीम्स को डाउनलोड कर सकता है। क्या यह NFT कोई फेक कॉन्सेप्ट या फिर बबल है? यह टोकन क्या होता है और कैसे इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए यह NFT अपने काम को अंजाम देते हैं? NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। तो पहले फंजिबल का मतलब समझते हैं। अब कुछ टाइम के लिए फंजिबल का नाम बदलकर हम इसका नाम रिप्लेसेबल रखते हैं, तो अब नॉन फंजिबल हो जाएगा नॉन रिप्लेसेबल, यानी कि जिसे रिप्लेस नहीं करा जा सकता। जैसे कि ताजमहल और लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग पेरिस के एक म्यूजियम में रखी है। यह चीजें सबसे यूनिक होती है और इनकी कॉपी नहीं की जा सकती। आप बेशक पेंटिंग की फोटोग्राफ ले सकते हैं, इसकी डुप्लीकेट पेंटिंग भी बनवा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल पेंटिंग तो ओरिजिनल ही रहेगी जो कि पेरिस में रखी है। अगर अभी भी यह नॉन फंजिबल ऊपर से बाउंस होकर चला गया तो एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक है सोनू और एक है मोनू, दोनों के पास एक ही ब्रांड के सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन के ब्रांड न्यू खाली बैग हैं। अब अगर सोनू और मोनू इन बैग्स को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के पास एक ही ब्रांड के सेम स्पेसिफिकेशन वाले ब्रांड न्यू बैग है। लेकिन अगर सोनू उसके बैग में आईफोन रख देता है, बैग पर अपना सिग्नेचर कर देता है, कोई यूनिक आर्ट बना देता है, पर मोनू ऐसा कुछ नहीं करता। मोनू का बैग वैसा का वैसा ही पहले जैसा खाली है। अब अगर मोनू अपना बैग सोनू के बैग के साथ अदला बदली करना भी चाहेगा तो भी सोनू नहीं करेगा क्योंकि मोनू का बैग बाकी के ब्रांड न्यू खाली बैग की तरह फंजिबल यानी कि रिप्लेसेबल है। लेकिन सोनू का आईफोन वाला बैग नॉन फंजिबल है क्योंकि सोनू का बैग बिल्कुल यूनिक है, इसके जैसा बैग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो सोनू अपने बैग को एक्सचेंज करने के बजाय इसे और भी ज्यादा प्राइस बढ़ाकर बेचेगा। अब सोनू का बैग नॉन फंजिबल बन जाएगा क्योंकि इसके बैग में कुछ ऐसा यूनिक है जिससे इसकी कीमत बढ़ गई। आप इस बैग के जैसा कुछ भी ले सकते हैं। इवन आपने कोई फोटो क्लिक की, कोई जिफ बनाई, कोई डिजिटल आर्ट बनाया, मान लीजिए कोई ऐसी स्पेसिफिक बाइक जो सिर्फ एक ही बनी है और यह बाकी की बाइक से बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये सब भी नॉन फंजिबल है क्योंकि यह आर्ट यूनिक है। इस आर्ट को आपके तरह आपके अलावा दूसरा कोई नहीं बना सकता। अब बात करते हैं टोकन की। नॉन फंजिबल तो समझ में आता है, लेकिन यह टोकन क्या होता है? अब टोकन को समझने से पहले हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा क्योंकि NFT का कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही तो बेस्ड है। अब ब्लॉकचेन क्या है? मान लीजिए कि आप सोनू को 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदना है और आपकी एक मोबाइल फोन की शॉप है, पर सोनू के पास पे करने के लिए कैश नहीं है लेकिन डेबिट कार्ड है। अब जैसे ही सोनू अपने डेबिट कार्ड को आपकी शॉप पर स्वाइप करेगा तो बैकग्राउंड में बैंक के पास एक मैसेज जाएगा कि सोनू 1 लाख रुपयों को स्पेंड करना चाहता है और यह पैसे शॉपकीपर के बैंक अकाउंट में जाएंगे। तो बैंक पहले यह चेक करेगा कि सोनू के अकाउंट में 1 लाख रुपए है भी या नहीं, और अगर है तो ही बैंक आपके ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेगा, जिससे सोनू के अकाउंट से 1 लाख रुपए डेबिट हो जाएंगे और शॉपकीपर के अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। और इन सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बैंक अपने पास रखता है और ट्रांजैक्शन करने के इस तरीके को सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग कहते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे 2 लोग मनी ट्रांजैक्शन कर सके, वो भी बिना किसी बैंक की हेल्प लिए? तो इसका जवाब है ब्लॉकचेन के पास। 2009 में कोई सतोशी नाकामोटो नाम का एक अनोनिमस पर्सन कहता है कि इन ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को सेंट्रलाइज्ड न रखकर एक ऐसा सिस्टम ले आए जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, यानी कि एक इंसान के पास उसकी अथॉरिटी ना होकर पब्लिक रिकॉर्ड बना दो।
दो। अगर दो पर्सन के बीच ट्रांजैक्शन होता है तो उसका रिकॉर्ड इंटरनेट पर डाल दिया जाए तो अब वो डाटा सिर्फ आपके सिस्टम में नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह मौजूद लाखों कंप्यूटर के पास चला जाएगा और ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होगा वो हमेशा हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। कोई उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता, कोई उसे हैक नहीं कर सकता। जिससे सोनू के अकाउंट में 1 लाख रुपए है या नहीं, यह कोई एक अथॉरिटी नहीं बल्कि हजारों कंप्यूटर्स चेक करेंगे। अब बात करते हैं कि टोकन का ब्लॉकचेन से क्या लेना देना। इस टोकन को आप मान लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप की तरह। अब हमारे सोनू के पास जो बैग था जिस पर अभी अभी उसने सिग्नेचर किए थे, आर्ट बनाया था, यह बात तो सिर्फ मुझे और आपको पता है, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में किसी तीसरे पर्सन को कैसे पता चलेगा कि इस बैग पर आर्ट को सोनू ने बनाया है। वो तो हमसे कोई प्रूफ मांगेगा कि क्या प्रूफ है सोनू के पास कि इस यूनिक आर्ट को खुद सोनू ने बनाया है। तो इसे ही प्रूफ करने के लिए सोनू के बैग को एक टोकन असाइन कर देंगे और बैग की जगह कोई भी इमेज हो सकती है, कोई भी जिफ हो सकता है और यह टोकन जिसके पास होगा वो ही ओनर होगा उस आर्ट का। इन टोकन को स्टोर किया जाता है एक डिजिटल डायरी में यानी कि ब्लॉकचेन में और ब्लॉकचेन में यह रिकॉर्ड हमेशा हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा कि कौन सा आर्ट किसने खरीदा और किसने बेचा और कौन इस आर्ट का असली ओनर है। और इस टोकन से जो भी इमेज, जिफ या आर्ट जुड़ा हुआ है उस आर्ट का भी असली मालिक वो ही होगा जो टोकन का मालिक है। और यह NFT एक तरीके का डिजिटल ऑक्शन है जिसमें NFT क्रिएटर के लिए एक एडवांटेज है। मान लीजिए अगर आपने एक आर्ट बनाया और आप उस आर्ट को सोनू को बेचते हो और सोनू फिर से उस आर्ट को अगर मोनू को बेचता है तो फिजिकल ऑक्शन में आपको अपना आर्ट बेचने पर सिर्फ एक बार ही उसका पैसा मिलता है और बाद में अगर उस आर्ट को कोई दूसरा बंदा किसी तीसरे आदमी को बेचता है तो क्रिएटर को उसका पैसा नहीं मिलता। लेकिन NFT के डिजिटल ऑक्शन में जितनी बार आपका आर्ट सेल होगा उतनी बार क्रिएटर को 10% की रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन कोई इंसान इन इमेज या जिफ को ऑनलाइन इतना महंगा कैसे बेच सकता है। अगर कोई फिजिकल ऑक्शन में कोई आर्ट खरीदता है तो उस आर्ट को तो घर ला सकते हैं, उसे छू सकते हैं, लेकिन NFT फॉर्मेट में आप जिफ या इमेज खरीदते हो तो यह आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिलते हैं, आपको इसका टोकन मिलेगा। अब आप कहोगे कि यह इमेज या जिफ तो इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है तो फिर कोई इन्हें इतना पैसे देकर क्यों खरीदेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल बीपल का बनाया यह आर्ट कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कितनी भी डुप्लीकेट कॉपियां बनाई जा सकती है, लेकिन NFT का मेन मोटो यह आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी आर्ट का रियल ओनर कौन है, क्योंकि किसी भी चीज की वैल्यू तब आती है जब हमें पता हो कि इसका असली मालिक कौन है। और अगर आपके पास ऐसी कोई यूनिक चीज है जिसकी कितनी भी कॉपियां बन जाए लेकिन उसकी कॉपियां बनाने वाले लोग कभी भी उस चीज के रियल ओनर नहीं बन सकते। जैसे किसी भी फोटोग्राफ की बड़े ही आसानी से कॉपी की जा सकती है, लेकिन इसके बाद भी लोग ओरिजिनल फोटोग्राफ्स को लाखों रुपए देकर खरीदते हैं, क्योंकि उस चीज की जितनी ज्यादा कॉपीज होगी उतनी ही ज्यादा ओरिजिनल चीज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। NFT टेक्नोलॉजी मार्केट में अभी काफी अर्ली स्टेज में है क्योंकि यह बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। और आपको हमारा NFT का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको NFT का कॉन्सेप्ट समझ आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को समझाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।